Hello all, let's start the discussion of DPP 1.2. DPP 1.2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. तुम लोगों ने मुझे अपना डाउट्स भेजा व्हाट्सएप में, अकॉर्डिंगली मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा. तो सबसे पहला डाउट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है ना. आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है. ओके, क्वेश्चन ऐसा है कि आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्पेयर्स 1 and 2 ऑफ इक्वल चार्जेस एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस that is large compared with their diameters. The electrostatic force acting on sphere 2 due to the sphere 1 is F. मतलब दो स्पीयर्स हैं, ठीक है ना. There are two spheres. They are isolated conducting spheres 1 and 2. 1 and 2 are having equal charges. Let us say इसके पास भी Q charge है, इसके पास भी Q charge है, and they are separated by distance that is large compared with their diameters. They are separated by distance. इनके बीच का जो डिस्टेंस है that is large as compared to their diameters. और इनके बीच का जो फोर्स है that is F. अगर चाहो तो F का वैल्यू लिख के रख सकते हो. F हम क्या लिख सकते हैं? F in this case is K, Q1 into Q2 by let us say इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं R लिख देता हूँ, so R². ये है फोर्स F. The electrostatic, okay, so suppose now that a third identical sphere 3 having an insulating handle and initially neutral is touched to the first sphere. तो इसके साथ एक थर्ड स्पीयर को टच किया गया है. आइडेंटिकल स्पीयर है, मतलब दोनों का सरफेस एरिया क्या होगा? सेम. तो अभी अगर मैं ये न्यूट्रल है, इफ इट वाज इनिशियली न्यूट्रल, ध्यान से सुनना, इट वाज इनिशियली न्यूट्रल, और अगर हमने इसको इसके साथ टच करवा दिया, बिकॉज दोनों का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम है, तो सिस्टम के पास टोटल चार्ज है Q, एंड एज बिकॉज जब हम इसको इसके साथ टच कराएंगे तो ये Q चार्ज क्या होगा? इट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द टू स्पीयर्स, एंड इज बिकॉज दोनों का चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी सेम है, देन द चार्ज विल गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो नया जो पिक्चर होगा, नया पिक्चर ऐसा होगा कि Q का जो चार्ज का वैल्यू है वो चेंज होके, ये जो चार्ज Q है वो चेंज होके क्या हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा, एंड ये दिस 3 विल गेन ए चार्ज ऑफ Q/2, और चार्ज गेन कर लेगा पहले वाला स्पेयर अपने पास लेके आ जाएगा, दैट इज Q/2. ठीक है ना. सपोज नाउ दैट अ थर्ड आइडेंटिकल स्पेयर हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली न्यूट्रल इज टच्ड फर्स्ट टू स्पेयर 1 के साथ टच कराया तो इसके पास Q/2 आ गया, एंड देन टू स्पेयर 2, उसके बाद इसको लेके इसके साथ भी टच कराया. तो देखो ध्यान से, ये जो थर्ड स्पेयर है इसके पास इनिशियली चार्ज कितना है? Q/2, और ये जो सेकेंड स्पीयर है इसके पास चार्ज कितना है? Q. तो टोटल चार्ज, अगर मैं तुम पूछोगे सर इन दोनों सिस्टम को कंबाइन करके टोटल चार्ज कितना है, दैट इज Q प्लस Q/2 कितना आ जाएगा? दैट इज 3Q/2. इनके पास टोटल चार्ज है 3Q/2. अभी तीसरे वाले को अगर मैं इसके साथ टच करा दूँ, अगर इसके साथ मैं टच करा दूँ तो नेक्स्ट सिचुएशन क्या होगा? नेक्स्ट सिचुएशन ये आएगा कि चार्जेस जो है इनके बीच फिर से क्या हो जाएगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. अगर टोटल में 3Q/2 है तो फिर से आधा आधा बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? दैट इज 3Q/4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3Q/4. सो दिस इज द फाइनल सिनेरियो जब तुमने थर्ड स्पेयर को दूसरे वाले के साथ टच कराया. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट नाउ एक्ट्स ऑन स्पेयर 2 हैज़ ए मैग्नीट्यूड F'. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाउ दैट एक्ट्स ऑन स्पेयर 2 हैज़ मैग्नीट्यूड ऑफ F'. अभी स्पेयर 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो F' लग रहा है, ठीक है ना. दैट मीन्स अभी 1 के पास कितना चार्ज है? लेट अस से Q/2, और अभी 2 के पास कितना चार्ज रहा? इस स्टेप के बाद चार्ज बचा 3Q/4. इसके बीच का डिस्टेंस अभी भी क्या है? R. अभी जो इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्शन है दैट से इज गिवन एज F'. सो कैन यू से व्हाट इज F' इज इक्वल टू दैट इज K इंटू Q/2 इंटू 3Q/4 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर दैट इज R². तो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर Q इंटू Q² बाई R² को ऐसा रख सकता हूँ, इंटू मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ? 3/8 रख सकता हूँ. और अगर तुम इस टर्म को ध्यान से देखो, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू व्हाट? F इज इक्वल टू व्हाट? K² बाई R². तो नेक्स्ट स्टेप में हम F' इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3/8 टाइम्स ऑफ F. और तुमको पूछा गया कि F'/F क्या होगा? सो F'/F इन दिस केस इज इक्वल टू 3/8. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. और इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ क्या है कि अगर दोनों का रेडियस पेन सेम है, हमेशा याद रखना, मैं आगे जाके जब हम कैपेसिटर्स डिस्कस करेंगे तो इस चीज़ को लेकर बहुत डिटेल्स में डिस्कस करेंगे. चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी याद रखना, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी, कौन कितना चार्ज होल्ड करेगा, is directly proportional to the radius of sphere. ठीक है ना. इस रेशियो में हमेशा चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बिकॉज दोनों का रेडियस सेम है तो चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हमने इस कहानी में.
आई होप सो तुमको समझ में आया। ये कहाँ से आया अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कैपेसिटर्स में डिस्कस करेंगे। फाइन, समझ आ रहा है ना? ओके, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। डायग्राम दिख रहा है? देखो कितना जल्दी मैंने डायग्राम बनाया है, तुमको दिखा ही नहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में ऐसा है कि इन फिगर ए पार्टिकल 1 ऑफ चार्ज Q1, इन फिगर ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q1 प्लेस्ड एट 1 एंड पार्टिकल 2 ऑफ चार्ज Q2, यहाँ पर एक चार्ज Q2 है ऐसा, आर फिक्स्ड इन ए प्लेस ऑन एन एक्स एक्सिस 8 सेंटीमीटर्स अपार्ट। उनके बीच का जो गैप है दैट इज 8 सेंटीमीटर्स अपार्ट। पार्टिकल 3 और चार्ज Q3, पार्टिकल 3 ऑफ चार्ज Q3 जिसका वैल्यू कितना है दैट इज गिवन एज 8 into 10 to the power of minus 19 coulomb is to be placed on the line between the particles 1 and 2 so that they produce a net electrostatic force F net equal to twice F naught। कंफ्यूज नहीं होने का मतलब, इनके बीच मुझे इस Q3 चार्ज को रखना है अलग अलग लोकेशंस पे। तो ये क्वेश्चन भी इसका लैंग्वेज क्लियर नहीं है, तो तुमको क्या करना है, ये जो पहला लाइन है ना, सो दैट दे प्रोड्यूस ए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F net इक्वल टू 2 F नॉट ऑन इट, इस लाइन को इग्नोर करो, इसका कोई यूज़ नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। तो सो दैट से लेके ऑन इट इस वाले सेक्शन को इग्नोर करना। उसके बाद पढ़ो, फिगर बी गिव्स द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फोर्स वर्सेस द कोऑर्डिनेट x एट विच द पार्टिकल 3 इज प्लेस्ड। मतलब यहाँ रखने से उस पर कितना फोर्स लगेगा और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, उसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को बनाया गया है। जब पार्टिकल x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, जब Q3 एकदम Q1 के पास बैठा हुआ है तब फोर्स इतना है। इनफैक्ट इट इज़ मूविंग टू इन्फिनिटी विच इज़ एक्सपेक्टेड, बिकॉज Q3 अगर Q1 के बहुत पास आ जाएगा तो फोर्स तो इन्फाइनिटी लगेगा, इसलिए ग्राफ ऊपर की तरफ है। जब 2 सेंटीमीटर पर रखा जाता है, मतलब लेटर से जब ये 2 सेंटीमीटर है तब ये देखा जाता है कि जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स कितना हो जाता है 0। 4 पे कितना है वो प्लॉट किया गया है, 6 में कितना है वो प्लॉट किया गया है। तो ये ग्राफ Q3 को अलग अलग लोकेशंस में पुट करके फोर्स का वैल्यू निकाल के बनाया गया है, ठीक है ना। ओके, द स्केल ऑफ द एक्स एक्सिस इज सेट बाय एक्सिस x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। व्हाट आर द साइन ऑफ चार्ज Q1 एंड व्हाट आर द साइन ऑफ द चार्ज Q1 एंड द रेशियो Q2 बाय Q2 एंड Q1, ठीक है ना। ओके, Q1 के साइन के बारे में पूछा गया और दोनों का रेशियो Q2 और Q1 के रेशियो के बारे में पूछा गया। देखो, इन ऑर्डर टू आंसर दिस आई वांट ऑल ऑफ यू टू कंसंट्रेट एट x इक्वल टू 0। अगर हमने देखा x इक्वल टू 0 या 0 के थोड़ा इस तरफ राइट के तरफ, इन लोकेशंस के बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ का जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। जो फोर्स का वैल्यू है वो फोर्स का वैल्यू है पॉजिटिव। मतलब इफ़ दिस चार्ज Q3 इज लोकेटेड क्लोजर टू Q1 तब इस पे जो फोर्स लगता है वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स द फोर्स इज बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब द फोर्स इज बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके फाइन, दैट मीन्स 0 एंड वेरी क्लोज टू 0। यहाँ पर फोर्स का साइन क्या है, पॉजिटिव, मतलब फोर्स प्लस एक्स की तरफ लग रहा है। दूसरा हमने ये देखा कि एट पॉइंट 2 फोर्स क्या हो जाता है 0। मतलब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पर अगर हमने Q1 को रखा, यहाँ पर अगर हमने Q2 को रखा और ये जो 2 सेंटीमीटर का x कोऑर्डिनेट है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर इस Q3 को अगर रखता हूँ, इस Q3 पे जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये है Q3 तो पॉजिटिव है। अगर मैं Q1 को पॉजिटिव मानता हूँ तो उसका फोर्स इधर लगेगा, फोर्स ड्यू टू Q1। और एज बिकॉज यहाँ पर नेट फोर्स 0 होना है तो Q2 को भी Q3 पे एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। दिस इज फोर्स Q2 एंड दिस इज ओनली पॉसिबल जब Q1 एंड Q2 का चार्ज का साइन क्या होगा, सेम। देखो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी हमको वैल्यू दिया हुआ है, Q3 का वैल्यू मुझे पता है, दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, और मैंने लेट अस से इन दिस डिस्कशन इसको पॉजिटिव माना, तब ना ये इसको इधर रिपेल करेगा, इसको भी पॉजिटिव माना, तब ना ये इसको इधर रिपेल करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होने से क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये इसको इधर धक्का देगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये भी इसको एक ही डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। विच मीन्स Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, ठीक है ना। Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस, वो तो समझ में आ गया कि Q1 एंड Q2 का साइन सेम होना पड़ेगा।
तो देखो 2 सेंटीमीटर में जाके ही Q1 का फोर्स एंड Q2 का फोर्स आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर। दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर के अगर मैं इस रीजन में लेस देन 2 सेंटीमीटर इन रीजन्स के बारे में बात करूं तो इन रीजन में Q1 का डोमिनेंस बना हुआ होगा, बिकॉज Q1 के कारण फोर्स जितना लगता है Q2 उसको कब कैंसिल आउट करना कर पाता है 2 सेंटीमीटर तक, जब ये Q3 Q1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आ जाता है तब जाके इन दोनों का फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ये जो Q3 है व्हेन इट इज क्लोजर टू Q1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q3 इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स, तब Q1 का डोमिनेंस चलता होगा, Q1 ज़्यादा डोमिनेटिंग होता होगा विद रिस्पेक्ट टू Q2 एंड लेस देन 2 सेंटीमीटर्स मुझे दिख रहा है कि फोर्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। लेस देन 2 सेंटीमीटर्स अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज हमको ऑलरेडी पता है और फोर्स का साइन अगर इस तरफ होना है तो Q1 को भी इसको इधर ही धक्का देना पड़ेगा। दैट मीन्स Q1 को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तब Q3 पे फोर्स इस तरफ लगेगा। दैट मीन्स Q1 का साइन हम क्या दे सकते हैं, पॉजिटिव। अगर Q1 का साइन पॉजिटिव है तो Q2 का भी साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आई होप सो तुमको ये समझ आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, अगर हमको Q1 और Q2 का रेशियो निकालना है वो हम इस डाटा से निकालेंगे कि 2 सेंटीमीटर पे दोनों के ऊपर जो इस पर्टिकुलर Q3 के ऊपर Q1 और Q2 के कारण जो फोर्स लगता है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एट 2 सेंटीमीटर्स एट x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अगर मैं Q3 को बनाऊँ तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू Q1, और यहाँ पर एक फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ड्यू टू Q2, एंड एज बिकॉज फोर्स इज 0, फोर्स ड्यू टू Q1 शुड बी इक्वल टू व्हाट, फोर्स ड्यू टू Q2, एंड फोर्स ड्यू टू Q1 इन दिस केस इज K Q1 इंटू Q3 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। कम ऑन, हेल्प मी आउट। डिस्टेंस क्या होगा, Q1 इंटू Q3, Q1 और Q3 ये डिस्टेंस होगा 0.02 मीटर। सोने गए ना, सोना मत यार, मुझे पता है तुम मुझे देख नहीं पा रहे और सुनते पा रहे हो ना, सोना नहीं है। लेकिन नेक्स्ट ये देखो, Q2 और Q3 के बीच का जो फोर्स है वो कितना होगा, Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना होगा, रिमेनिंग डिस्टेंस ये हो जाएगा तुम्हारा 6 सेंटीमीटर्स और ये हो जाएगा 0.06 द होल स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर मिसिंग था तो यहाँ से तुम्हारा Q3 कैंसिल आउट हो जाएगा, K कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से Q1 हमको रेशियो किसका चाहिए, हमको रेशियो चाहिए Q2 बाई Q1। तो Q2 बाई Q1 का अगर रेशियो चाहिए, Q2 Q1 इधर नीचे लेके आ जाते हैं तो यहाँ पर 0.06 डिवाइडेड बाई 0.02 द होल स्क्वायर, फाइनली कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। आई थिंक सो, यस। सो इसका जो आंसर है दैट इज 9 इन दिस केस। ठीक है, आई होप सो तुमको ये समझ आया ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मैंने पहले से लिख के रखा है सो दैट वी कैन सेव सम टाइम। इट्स ए गुड क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सो हैव पेशेंस, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो कहानी ऐसा है कि लाइन में 3 चार्जेस को रखा गया, A B C। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस कुछ बोला नहीं गया है और ये कहा गया है कि A एंड C चार्जेस को फिक्स रखा गया है, लेकिन B वाला जो चार्ज है ना, इस B वाले चार्ज को हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे ऐसा। तो अगर हम रोटेट करेंगे तो A इधर रह गया, C इधर रह गया। अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ऐसा कुछ पोजीशन आ सकता है। अभी ग्राफ्स बेसिकली जो बनाया गया है, जो कि तुमको डायग्राम में क्वेश्चन में दिख रहा होगा, वो ग्राफ्स बेसिकली आर फोर्सेस एक्टिंग ऑन A ड्यू टू B एंड C। मतलब इस A पे जो फोर्सेस लग रहा है ड्यू टू B एंड C, उसी को ही प्लॉट किया गया है थीटा के टर्म्स में, ठीक है ना। तो इस पूरे क्वेश्चन को हमको सॉल्व करने के लिए वी ओनली नीड टू कंसंट्रेट ऑन 2 थीटा वैल्यूज, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। इन 2 कंडीशंस पे ही अगर हम फोकस करें तो हमारा जितना रिक्वायर्ड डाटा है सब पता चल जाएगा। दैट्स बिकॉज देयर आर 2 कर्व्स 1 एंड 2। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर्व 1 का कहानी देखते हैं। फॉर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री फॉर कर्व 1, अगर हम कर्व 1 को देखें, थीटा इक्वल टू 0 पे एफ नेट 0 आ रहा है। ध्यान से देखना, कर्व 1 में जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो एफ नेट का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 ऑन ए, मतलब ए पे नेट फोर्स क्या है, 0। तो एक बार ध्यान दो कि पिक्चर तब कैसे दिखेगा। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ए बी सी इसी लाइन में होगा, और इसका मतलब ये है कि ए पे अगर नेट फोर्स 0 है तो Q1 अगर Q3 को खींच रहा है, Q2 Q3 को रिपेल करना पड़ेगा या वाइस वर्सा, ठीक है। मैं एक सिंगल सिचुएशन ले रहा हूँ। Q1 अगर Q3 को अट्रैक्ट कर रहा है तो Q2 को Q3 को रिपेल करना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों फोर्सेस विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर एंड दे विल हैव द कैपेसिटी टू कैंसिल आउट ईच अदर, व्हिच मीन्स दैट Q1 एंड Q2 का साइन जो होगा दैट हैज़ टू बी ऑपोजिट
to each other, only possible when Q1 and Q2 are of opposite sign. That means हम Q2 by Q1 जो यहाँ पर निकालने के लिए दिया है इन्होंने क्वेश्चन में, Q2 by Q1 का रेशियो निकालने दिया है टू फाइंड Q2 by Q1, तो उसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं, मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे इस पर नेट फोर्स 0 है, तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को हम अगर इक्वेट करते हैं, मैंने FQ1 इक्वल टू FQ2 मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया, तुमको दिख रहा होगा यहाँ पर, सॉल्व करेंगे तो Q2 by Q1 का वैल्यू कितना आता है 4। अभी अगर साइन को कंसिडर करेंगे तो हम लिख देंगे माइनस, बिकॉज एक का साइन दूसरे का साइन दे विल बी अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए हमने माइनस लिख दिया -4। ये जो कहानी है दिस इज वैलिड फॉर कर्व 1, ठीक है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कर्व 2 को डिकोड करते हैं, बिकॉज Q2 by Q1 का जो वैल्यू पूछा गया है दिस हैज बीन आस्क्ड फॉर 2 केसेस, फॉर कर्व 1 एंड फॉर कर्व 2। सो कर्व 2 पे हम ध्यान से देखते हैं, तो कर्व 2 में हमको दिखाई देता है कि थीटा इक्वल टू 0 पे net force on Q3 is 1.25 F0 and theta equal to 180 degree पे net force on Q3 is 0.75 F0। ये दोनों वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से तुम ये कोऑर्डिनेट से ये वैल्यूज निकाल सकते हो कितना फोर्स है, ठीक है ना। अभी देखो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का पिक्चर ऐसा है, ठीक है ना। Q1 Q3 पे फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q3 पे फोर्स लगा रहा है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का जो पिक्चर है वो कुछ ऐसा है, Q3 बीच में है, B and C दोनों तरफ है। तो हमको दिख रहा है कि इस सिचुएशन में Q3 पे जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q2 दैट इज 1.25 F0, और इस सिचुएशन में Q3 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q2 के कारण दैट इज 0.75 F0 विच इज लेस देन 1.25 F0। मतलब इस सिनेरियो में इस पे फोर्स ज़्यादा लग रहा है Q3 पे और इस सिनेरियो पे इस पे फोर्स कम लग रहा है। तो एक बार सोचो और ये बोलो कि ऐसा केस कब बन सकता है। ये तब बन सकता है जब Q1 Q3 पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है Q2 भी Q3 पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाए, कुछ ऐसा Q3 पे Q1 और Q2 देर अप्लाइंग फोर्स अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स Q1 एंड Q2 शुड बी लाइक चार्ज, मतलब दोनों का साइन क्या होगा सेम। अगर ऐसा होता तब ना इस सिचुएशन में Q1 इसको रिपेल करेगा, Q2 भी इसको रिपेल करेगा एंड बोथ द फोर्सेस विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी लेस देन 1.25 F0 जो कि 0.75 F0 है। तो इस डिस्कशन से ये क्लियर हो गया कि Q1 एंड Q2 वो Q2 का साइन क्या होना पड़ेगा सेम। दैट मीन्स Q1 एंड Q2 शुड हैव सेम साइन। इज दैट क्लियर? बस अभी तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है। अभी व्हेन बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन FQ2 प्लस FQ1 इज इक्वल टू 1.25 F0 दिया हुआ है, और इस केस में FQ1 एंड FQ2 आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हमने FQ2 माइनस FQ1 किया तो हमको मिला 0.75 F0। तो ये वैल्यूज लिख देना, एक्सप्रेशंस लिख देना, और एक दूसरे से एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से डिवाइड कर देना, तो तुमको Q2 और Q1 का रेशियो पता चल जाएगा। दैट इज 16 इन दिस केस। इज दैट क्लियर? ओके ओके अभी हम नेक्स्ट डाउट्स जो तुमने पूछा था दैट वाज 4 and 6। 4 वाला कंसेप्ट ऑलरेडी मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया, अभी कर पाओगे। 6 ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में डिस्कस किया था। आई डोंट नो कि तुमने मुझे ये क्वेश्चन क्यों पूछा फिर से। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। पॉइंट चार्जेस प्लस 4Q माइनस Q एंड प्लस 4Q प्लस 4Q माइनस Q एंड 4Q आर प्लेस्ड एट 3 लोकेशंस x equal to 0, x equal to and x equal to twice a respectively. Then only Q is in stable equilibrium, none of the charges are in equilibrium, all the charges are in unstable equilibrium, all the charges are in stable equilibrium। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार सोचो इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है, जस्ट गिव ए थॉट टू इट। अभी देखो ऑल द चार्जेस के बारे में कह रहा है। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ माइनस Q। अभी माइनस Q पे 4Q भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला 4Q भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली इस माइनस Q पे जो नेट फोर्स होगा दैट इज 0। फोर्स तो 0 मतलब डेफिनेटली क्या है, इक्विलिब्रियम, बट स्टेबल होगा ये नहीं। वो हमको तब समझ में आएगा कि अगर मैंने माइनस Q को यहाँ से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, अगर ये फिर से इसी लोकेशन में रिटर्न जाने का टेंडेंसी शो कर रहा है, तब जाकर मैं कह पाऊँगा कि ये जो लोकेशन है वो स्टेबल पोजीशन है और माइनस Q वहाँ पर रिटर्न जाना चाहेगा। एंड इट इज़ ऑब्वियस कि अगर मैं माइनस Q को थोड़ा भी इस तरफ शिफ्ट करता हूँ ना, तो ये प्लस 4Q इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा और ये प्लस 4Q का जो इस पे फोर्स है वो कम हो जाएगा और माइनस Q निकल के चला जाएगा और इस 4Q के पास चला जाएगा। दैट मीन्स ये माइनस Q रिटर्न इस लोकेशन में फिर से नहीं आएगा, विच मीन्स दिस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। आई होप्स यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। अभी
हम अपना फोकस 4Q पे लेके जाते हैं, दिस 4Q। अभी देखते हैं कि क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा, दैट इज़ व्हाट वी विल कमेंट नाउ। अभी अगर कैलकुलेट करके देखोगे ना, इस पे भी इस लोकेशन पे नेट फोर्स 0 ही आता है। ये मैंने किया नहीं बट यू विल डू इट, नेट फोर्स इस पे 0 ही आता है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है। तो वेदर इट इज स्टेबल अनस्टेबल ये चेक करने के लिए मैंने 4Q को नेक्स्ट वाला डायग्राम में अपने प्रीवियस लोकेशन से लेट अस से x डिस्टेंस यहाँ पर शिफ्ट करवा दिया, x डिस्टेंस। अभी हमको ये देखना है कि क्या ये 4Q रिटर्न यहाँ पर आना चाहेगा या चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन पे 4Q इस 4Q पे कितना फोर्स लगाएगा कि 4Q बाई डिस्टेंस बिटवीन देम a प्लस x 2a प्लस x द होल स्क्वायर, और ये माइनस Q इसको अट्रैक्ट करेगा और कितने फोर्स से करेगा कि 4Q इंटू Q बाई डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज a प्लस x द होल स्क्वायर। अभी अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करूँ तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक 4 है, इस 4 को मैं क्या करता हूँ नीचे लेके चला जाता हूँ। इस 4 को अगर मैं नीचे लेके चला जाऊँगा और ये इस ब्रैकेट के अंदर घुसेगा तो डिवाइडेड बाय 2 बन के घुसेगा, तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और x के नीचे और एक 2 आ जाएगा, x बाई 2 द होल स्क्वायर। अभी मैं इन दोनों को कंपेयर कर पाऊँगा। अभी मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करता हूँ, ऊपर का न्यूमरेटर दोनों का सेम है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर छोटा है और इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। मतलब ये फोर्स छोटा है, ये फोर्स बड़ा है, 4Q का फोर्स बड़ा है, मतलब ये 4Q इसको रिलेटिवली ज़्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा होगा, माइनस Q इसको कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये फाइनली इस तरफ चला जाएगा। मतलब ये रिटर्न इस लोकेशन पे आने का कोई टेंडेंसी, कोई मोटिव शो नहीं करेगा, विच मीन्स दैट दिस इज ऑल्सो एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन। इनफैक्ट ये पूरा सिस्टम जो है दिस इज नो डाउट इन इक्विलिब्रियम बट ऑल ऑफ देम आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 8 का, दैट इज C। इज दैट क्लियर? 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज C। आई होप सो तुमको समझ में आया। ओके, अभी लेट्स सी क्या डाउट्स पूछा तुमने। ये आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, इसका सॉल्यूशन दे चुका हूँ, जस्ट कैलकुलेशन है। आई वांट यू पीपल टू चेक इट योरसेल्फ, ठीक है? खुद जाके एक बार देखना, नहीं आया समझ में तब मुझे बताना, मैं फिर से उसको डिस्कस करके दूंगा, लेकिन आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि तुम उसको देख के आराम से समझ पाओगे ये जो क्वेश्चन है, ठीक है ना? हम 12 देखते हैं, 12 वाला क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोगों का कुछ डाउट हो सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस Q आर फिक्स्ड एट पॉइंट्स 0, A, मतलब एक ऊपर और 0, -A, एक नीचे, माइनस Q फिक्स करके रखा है। ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पॉइंट 2A, 0, इसको हमने यहाँ पर प्लॉट नहीं किया, तो चार्ज Q विल नाउ देखो, अगर मैं कैपिटल Q को छोड़ूंगा ऑब्वियसली ये इस सिस्टम के पास आना चालू करेगा, बिकॉज ये जो माइनस Q है ये भी इसका ट्रैक करेगा, ये माइनस Q भी इसका ट्रैक करेगा, F, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट विल बी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और इसका वैल्यू कितना होगा F cos थीटा प्लस F cos थीटा, दैट इज 2F cos थीटा, ठीक है? लेट अस से कि अभी Q चार्ज कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। अगर x डिस्टेंस पे है तो इस Q चार्ज पे रिजल्टेंट फोर्स जो लग रहा है वो कितना होगा, -2F cos थीटा। मैंने इसलिए दिया बिकॉज दिस फोर्स इट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन। इज दैट क्लियर? बेसिकली रेस्टोरिंग इन नेचर, रिटर्न लेके आना चाहता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर आते आते फोर्स क्या हो जाएगा 0। जब ये Q चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा, एक बार सोच के देखो, तो ये नेगेटिव इधर पुल करेगा, ये नेगेटिव इधर पुल करेगा, एंड दिस फोर्सेस विल कैंसिल आउट ईच अदर, विच मीन्स कि ये इक्विलिब्रियम है और ये इधर आना चाहता है। जब ये यहाँ से शूट करके इधर चला जाएगा, शूट इसलिए करके चला जाएगा बिकॉज बाय द टाइम ये प्लस Q यहाँ तक पहुँचेगा उसके पास ऑलरेडी इनर्शिया आ चुका होगा, वो यहाँ रुक नहीं पाएगा, एंड इट विल शूट अहेड एंड इट विल ट्रैवल दिस साइड, तब ये दोनों इसको उल्टा खींचेगा। तो डेफिनेटली ऑसिलेशन तो होगा ही, बट क्या ये ऑसिलेशन SHM है, उसका जवाब पता करने के लिए हमको फोर्स का एक्सप्रेशन देखना है। बिकॉज हमको पता है कि अगर कोई SHM होता है, कोई पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, तो उस पर जो नेट फोर्स लगता है दैट इज ऑफ द फॉर्म F इक्वल टू -KX। इस फॉर्म में आता ही नहीं आता, हम देखते हैं। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स है 2F cos थीटा, 2F का वैल्यू हमने पुट कर दिया, K कैपिटल Q छोटा Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर होगा √A² प्लस x² द होल स्क्वायर, मतलब सिर्फ A² प्लस x² बचेगा। cos थीटा का जगह बेस बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज x बाय √A² प्लस x²। तो एज बिकॉज इट इज रेस्टोरिंग, मैंने माइनस दे के रखा है, दिस इज 2kq छोटा q x बाई नीचे क्या आ जाएगा A² प्लस x² टू दी पावर 3/2। तो ये हो गया हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन, एंड दिस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x बिकॉज x नीचे भी है। SHM होने के लिए फोर्स का जो एक्सप्रेशन होना पड़ेगा, दैट फोर्स का एक्सप्रेशन शुड बी F प्रोपोर्शनल टू -x, सिर्फ एंड सिर्फ -x। बस यहाँ पर x भी है और नीचे भी x² है, तो ये फोर्स SHM नहीं करवा सकता, नॉट एन SHM, बट इट विल
definitely lead to what? Oscillation. It will definitely lead to oscillation. तो ये समझ के रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, इट विल एग्जीक्यूट ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज दैट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी आसान है। आई विल I've already given you the solution, please go and check that। बस कैलकुलेशन है इसमें। 14 हम डिस्कस कर सकते हैं। 14 इज अ क्वेश्चन विच वी कैन डिस्कस। 14 जो है देखो, इफ द टू बॉल्स ऑफ गिवन मासेस एंड चार्जेस आर रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट है वो पूछा गया है। ये जो मैंने डायग्राम बनाया ये किसी भी ऑप्शन के साथ मिल नहीं रहा, मैं जस्ट एक लॉजिक समझाने का कोशिश करूँगा इस डायग्राम से। देखो, अगर मैं इन दोनों स्पेयर्स में अलग अलग चार्जेस दूँ, ये कंफ्यूज मत होना कि दोनों में फोर्सेस अलग अलग लगेगा। फोर्सेस अलग अलग नहीं लगेगा। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा? के Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इस पे भी फोर्स कितना लगेगा? के Q1 इंटू Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सर Q1 Q2 अलग है तो फोर्स भी अलग लगेगा। नहीं भाई, बिकॉज Q1 Q2 पे जितना फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगाएगा बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं इसको अपना एक्सिस मानता, इफ आई टेक दिस एज माई एक्सिस, दिख रहा है ना, अगर मैं इसको अपना एक्सिस मानता हूँ तो ये जो F है इस एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट भी F क्या कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। एंड एज बिकॉज दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का टॉर्क एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एट द बिगिनिंग फॉर एग्जाम्पल, अभी सोचो एंगल्स सेम है, उसके बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि एंगल्स चेंज होगा या सेम रहेगा। फिलहाल इन दोनों एंगल्स को हम सेम रखते हैं, कन्फ्यूज मत होना, इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो एज बिकॉज दोनों का टॉर्क सेम है, सो दे विल बेसिकली कैंसिल आउट ईच अदर, नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, सॉरी नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि दोनों का टॉर्क सेम है। अभी अगर मैं mg को देखो, mg, ठीक है ना, ये m1g इसको इधर रोटेट करना चाहता है, ये जो m2g है वो इधर रोटेट करना चाहता है, ठीक है। अभी इन दोनों का मासेस अगर अलग है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका mg का फोर्स ज़्यादा होगा और उसका रोटेटिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। और जैसे कि तुमको दिख रही है जो दोनों mg से, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग द बॉब क्लोजर टू द वर्टिकल। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका वेट भी ज़्यादा होगा, उसका पुल करके वर्टिकल के पास लाने का कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। तो दोनों वर्टिकल के साथ दोनों बॉब कितना एंगल बनाएगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या Q1 Q2 डिसाइड नहीं करेगा, वो सिर्फ एंड सिर्फ कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ एंड सिर्फ डिसाइड करेगा कि मासेस कितना है। इज दैट क्लियर? अभी अगर दोनों का मासेस सेम है तो दोनों वर्टिकल के साथ सेम एंगल बनाएगा। अगर एक का मास ज़्यादा है, एक का मास कम है, तो जिसका मास ज़्यादा है वो वर्टिकल के पास रहेगा और जिसका मास कम है वो वर्टिकल से दूर रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट राइट। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 को देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन C a correct option है, option C is a correct option because 2m will be closer and m will be further away, and option D भी correct है because यहाँ पर दोनों का masses same है। Even though charges are different, मैंने समझाया that will not create any change, the masses will decide whether the angle will change or not, and as because in this case masses are same, both of them will maintain the same angle with the vertical, right? Okay, fine। तो इस DPP डिस्कशन को यहीं कंप्लीट करते हैं। आई होप सो तुमको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अच्छे से देखना, अगर कोई डाउट है फील फ्री टू कमेंट, आई विल गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। सो हैव ए गुड डे, बाय।